नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। क्या शराब घोटाले मामले में एक बार फिर छत्तीसगढ़ में भूचाल मचने वाला है? क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति इससे प्रभावित होने वाली है? क्या पुराने भूपेश बघेल शासनकाल में हुए घोटाले की आंच मौजूदा सरकार के सिस्टम में भी पड़ने वाली है? इन सब बातों को हम गहराई से आगे समझेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू ने जो जांच की है पुराने शराब घोटाले मामले में, घोटाले की मात्रा 2100 करोड़ से कहीं ज़्यादा 2800 करोड़ की बताई गई है। इसमें 30 अधिकारियों की साफ तौर पर संलिप्तता पाई गई है। अभियोजन चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है। यदि सरकार इस पर अनुमति दे देती है तो आप यकीन मानकर चलिए, छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग से लगभग आधे अधिकारी गिरफ्त में आ जाएंगे। इस तरह से आधा विभाग ही खाली हो जाएगा। सबसे पहले संक्षेप में पुराने मामलों पर हम यदि प्रकाश डालें तो इस पर हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं कि किस तरह से रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, पुराने आईएएस अनिल टुटेजा और विवेक धानसरी के बड़े बड़े अधिकारी और कई सफेद पोस्ट नेता इस शराब घोटाले में संलिप्त पाए गए। अरुणपति त्रिपाठी जो आबकारी विभाग के विशेष सचिव बनाए गए थे वो भी जेल में है। किस तरह से पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था वो सारी जानकारियां हमने कई बार आपसे साझा की है, लेकिन जो अब नए अपडेट आ रहे हैं इस पर यदि हम गौर करें तो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने आबकारी घोटाले से जुड़ी लगभग हर कड़ी को अब सुलझा लिया है। ईओडब्ल्यू ने पाया कि छत्तीसगढ़ के 30 अफसर इस शराब घोटाले में साफ तौर पर शामिल थे। कई छापेमारी और जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने होलोग्राम बनाने वाली प्राइम कंपनी का एक लैपटॉप जब्त किया था। इस लैपटॉप को जैसे ही रिकवर किया तो इसके बाद बहुत बड़ा खुलासा सामने आ पाया। जांच में पाया गया कि करीब 60 लाख पेटी के लिए नकली होलोग्राम बनाए गए थे। एक पेटी में 48 बोतल शराब आती है, यानी 28 करोड़ 80 लाख बोतलें 2 नंबर की बेची गई थी। एक बोतल को 80 से 100 रुपए के बीच में बेचा जाता था। इस तरह करीब 2800 करोड़ रुपए की 2 नंबर की शराब सरकारी शराब दुकान से भूपेश बघेल शासन के दौरान बेची गई थी। इस मामले में जिन 30 अधिकारियों की गर्दनें नापी जाने वाली है उसमें से कुछ अधिकारी तो साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं कि हम तो सिर्फ सिस्टम का पालन कर रहे थे, पहले जैसे कर रहे थे अभी भी वैसे कर रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी का हवाला दे रहे हैं कि हमें नौकरी करते करीब 20 साल हो गया है। इस तरह से उन्होंने बताया कि पुरानी रमन सिंह शासनकाल में भी वो वैसा ही करते थे जैसा भूपेश बघेल शासन में करते थे। मौजूदा समय में सुशासन वाली नई सरकार को 16 महीने हो चुके हैं। क्या वही भ्रष्ट अधिकारी अभी भी वही हरकत कर रहे हैं? क्या शासन से जुड़े हुए कुछ लोग अभी भी हैं जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? वैसे एक पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए सीना जोरी से नहीं जाए। जिसकी जो आदत होती है वो वैसा करता ही है। इस शराब घोटाले मामले में हमने लंबी पड़ताल की, लंबे समय से हमने जो इन्वेस्टिगेशन की, हमारे पास जो पुख्ता जानकारी आ रही है उसके अनुसार मौजूदा सरकार में भी कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो आबकारी विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ओवर रेटिंग में जो शराब बेची जाती है उसे लेकर कुछ उंगलियां उठी। हाल के दिनों में शराब की कुछ कीमतें कम की गई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो शराब की कीमत है, जो डिस्टिलरी जो शराब निर्माता मध्य प्रदेश में जिस कीमत पर शराब सप्लाई करते हैं, छत्तीसगढ़ में कीमत उससे ज्यादा होती है। दरअसल बढ़ी हुई कीमतें ढेबर, टुटेजा और त्रिपाठी के सिंडिकेट द्वारा बढ़ाई गई थी। जैसी कीमतें बढ़ाई गई थी उनकी कीमतों पर कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया, यानी बढ़ी हुई कीमतों पर शराब बेची जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, जब शराब निर्माता मध्य प्रदेश में जिस कीमत पर शराब बेचकर मुनाफा कमाते हैं तो उससे ज्यादा कीमत पर यदि छत्तीसगढ़ में बेच रहे हैं तो ये जो बीच की रकम होगी तो उसमें कौन कितना कमीशन खाता होगा? जैसे शराब की कीमत मध्य प्रदेश में 3200 रुपए है तो वही शराब छत्तीसगढ़ में यदि 4800 रुपए की कीमत में पहले से बिकती आ रही है, जो आज की तारीख में भी बिक रही है। दरअसल शराब पीने वालों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। सदन के अंदर भी जब जब कोई माननीय शराब की बढ़ी हुई कीमतों पर बोलने की कोशिश किया तो उसका भी मजाक उड़ाया गया। आम जनता में भी शराब पीने वालों के प्रति कोई सहानुभूति होती नहीं है और न ही होनी चाहिए। वैसे तो होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह शराबबंदी हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए यह संभव नहीं है। ऐसे ही असंभव वाली स्थिति का फायदा उठाकर कुछ भ्रष्ट अधिकारी सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर गलत कामों में लग जाते हैं और ऐसे ही माहौल में छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ। पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की साफ तौर पर इसमें संलिप्तता पाई गई, उनके बेटे चेतन बघेल की संलिप्तता पाई गई। तभी पिछले महीने
यानी 26 मार्च 2025 को सीबीआई ने भूपेश बघेल के भिलाई 3 पदुम नगर स्थित ठिकाने पर छापेमारी की। फिलहाल सीबीआई इस मामले में कड़ियों से कड़ियों को जोड़ रही है। बहुत जल्दी कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होगी। हो सकता है ऐसी गिरफ्तारियों से राजनीतिक भूचाल आ जाए, लेकिन शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी जो पहले से कार्रवाई कर रही थी, खासकर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिकारियों के ऊपर जो गाज गिरने की तैयारी हो रही है, उस शराब घोटाले में संलिप्त पाए गए अधिकारियों के नामों के बारे में यदि मैं बात करूं तो जिनके विरुद्ध बाकायदा एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ये अधिकारी हैं जनार्दन कौरव, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, अनिमेश नेताम उपायुक्त, विजय सेन शर्मा उपायुक्त, अरविंद कुमार पटले सहायक आयुक्त, प्रमोद कुमार नेताम सहायक आयुक्त, रामकृष्ण मिश्रा सहायक आयुक्त, विकास गोस्वामी सहायक आयुक्त, इकबाल खान जिला आबकारी अधिकारी, नितिन खंडूजा सहायक जिला आबकारी अधिकारी, नवीन तोमर सहायक आयुक्त, मंजूश्री कसेर जिला आबकारी अधिकारी, सौरभ बख्शी सहायक आयुक्त, दिनकर वासनिक सहायक आयुक्त, आशीष श्रीवास्तव अतिरिक्त आयुक्त, अशोक सिंह जिला आबकारी अधिकारी, मोहित जायसवाल जिला आबकारी अधिकारी, नीतू नोतनी उपायुक्त, रवीश तिवारी सहायक आयुक्त, गरीब पाल दर्दी जिला आबकारी अधिकारी, नौहर सिंह ठाकुर जिला आबकारी अधिकारी, सोनल नेताम सहायक आयुक्त। ये वो अधिकारी हैं जिनके नामों का खुलासा हमने पहले भी किया था, लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही है तो पता चला कि इनमें से कई अधिकारी संगठन से संपर्क साध रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ड्यूटी को तो 15-15, 20-20 साल हो गए। हम पुरानी रमन सिंह सरकार में भी काम कर रहे थे, भूपेश बघेल सरकार के समय हम वही कर रहे थे जो शासन हम पर दबाव बनाकर निर्देश दे रहा था। हम तो सिस्टम का पालन कर रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं है। मौजूदा समय में जो जैसा बोलेगा वो वैसा हो जाएगा। यानी कुल मिला के वो सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे वो किसी तरह बच सके। ईओडब्ल्यू की ओर से करीब 1.5 महीना पहले एफआईआर के बाद वो सारी बातें, सारे दस्तावेज, सारे सबूत शासन को सौंपे जा चुके हैं। 1.5 महीना हो गया है, इंतजार हो रहा है कि शासन अपनी ओर से मंजूरी देगा तभी अभियोग चलाया जाएगा। ऐसे माहौल में कुछ आरोपी अधिकारी जो कि थोड़े संवेदनशील हैं वो घबरा गए हैं। साफ तौर पर कुछ नए नामों का खुलासा करने की बात कर रहे हैं। उनके परिजन भी अपने स्तर पर तीन तिकड़म लगा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कोशिशें जारी है कि वो फंस नहीं पाए। पुराने भूपेश बघेल शासन के समय जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे वो फिलहाल जेल में हैं, कई कारोबारी जेल में हैं, लेकिन वो सफेद पोस्ट नेता जेल नहीं जा सके हैं। हालांकि सीबीआई की छापेमारी जरूर हुई है। यहाँ इस मामले में समझना होगा कि आखिर नकली होलोग्राम से किस तरह से छत्तीसगढ़ की लाखों जनता को नकली शराब पिलाई जाती थी। दरअसल आबकारी जिलों में एक ही सीरियल नंबर के 2 या उससे अधिक होलोग्राम प्रिंट किए जाते थे। एक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होता था, बाकी को अवैध तरीके से सरकारी दुकानों में भेजा जाता था। इसका रिकॉर्ड अलग से रखा जाता था। यही अलग वाला रिकॉर्ड अब पकड़ा गया है, जिससे पता चलता है कि एक बोतल टैक्स सरकार को जाता था और उसी सीरियल नंबर से बेचे गए बाकी बोतलों का पूरा हिसाब भ्रष्ट अधिकारियों और सिंडिकेट के जेब में जाता था। इसके लिए सरकारी शराब दुकानों में बाकायदा 2 गल्लों की व्यवस्था की गई थी। इसको ऑपरेट करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाया गया था, जिसे ऑपरेट करने का काम अरुणपति त्रिपाठी करता था। बाकी जिलों के अफसर इन 2 नंबरों की व्यवस्था को संरक्षण देने के साथ साथ इसमें हिस्सेदारी भी लेते थे। इसी हिस्सेदारी के सबूत साफ तौर पर लैपटॉप से ईओडब्ल्यू को मिले हैं। ईओडब्ल्यू ने वो सारे सबूत सरकार को दे दिए हैं। इस मामले में आबकारी विभाग की सचिव आर संगीता का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि विधि विभाग से अभियोजन स्वीकृति का पत्र हमारे पास 1 सप्ताह पहले ही आया है। परीक्षण करने के बाद ही जवाब दिया जाएगा। इसके बाद शासन इस संबंध में निर्णय लेगी। यानी सबको सब कुछ पता है, लेकिन अभी तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जेल नहीं गए हैं, ऐसे सफेद पोस्ट नेता जेल नहीं गए हैं जिन्होंने मोटा माल बनाया और उन अवैध पैसों की कमाई से लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी बनाई, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूटने का काम किया। शराब पीने की लत कहीं छूट न जाए तो इसके लिए बाकायदा कोरोना संक्रमण काल में भी ऑनलाइन डिलीवरी की व्यवस्था की गई। तमाम आलोचनाएं हो रही थी। तब उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से बड़ी ही बेशर्मी भरी एक दलील दी गई थी कि लोग स्प्रिट पी के मर रहे हैं। स्प्रिट पीने वाला मामला 1-2 जगह से आया जरूर था, लेकिन इसे ही आधार बनाकर बेहद विषम हालात में शराब पीने वालों की शराब भी छूट गई थी, क्योंकि काफी लंबा गैप हो चुका था। लेकिन भूपेश बघेल शासनकाल में उस होम डिलीवरी ने एक बार लोगों को फिर से शराबी बना दिया। शराब पीने के आदी हो चुके लोग महंगी शराब
पीने लगे। जो महंगा रेट पहले मिलता था वो रेट आज भी मिल रहा है। हमारा मानना है कि शराब की कीमत इतनी ज़्यादा कर दी जाए कि शराबी हतोत्साहित हो, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो, नशे से छत्तीसगढ़ को यदि दूर रखा जाए, हतोत्साहित किया जाए तो जाहिर तौर पर देश और समाज का विकास होगा। मौजूदा समय में शराब से करीब 11,000 करोड़ का राजस्व मिलता है। पहले भूपेश बघेल के जमाने में ये 8,500 करोड़ का इसलिए मिलता था क्योंकि तब FL10 लाइसेंस सिस्टम लागू किया गया था। इसे लागू करने वाले मंत्री कवासी लखमा जेल में हैं, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि वो तो अनपढ़ थे, अधिकारी जैसा बोलते थे, वो करते थे। उन पर आरोप है कि वो 2 करोड़ रुपए महीना लेते थे। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नई सरकार ने जैसे ही FL10 पद्धति को ही समाप्त कर दिया। ये बहुत अच्छी समाप्ति जून 2024 में हुई थी। अब मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2024 के जून, जुलाई और अगस्त से 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राजस्व शराब से वो मिली, जो कि सीधे तौर पर दलाली यानी FL10 लाइसेंस धारकों को मिलने वाली थी। यानी पहले तिमाही में ही 600 करोड़ मिला। इस तरह से साल भर में 2,500 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इस तरह से 8,500 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़कर 11,000 करोड़ हो जाएगा। यहाँ ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए राजस्व अधिक से अधिक मिले, लेकिन ऐसा राजस्व जो लोगों को नशेड़ी बनाता हो, छत्तीसगढ़ के विकास को कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से अवरुद्ध भी करता हो, तो इस पर पुनः समीक्षा होनी चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में शराब के प्रति, लोगों को नशे के प्रति हतोत्साहित करने के लिए कुछ और बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं क्या। वैसे होने को तो कुछ भी संभव है, इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छा काम करें जिससे देश और समाज का भला हो। हमारा मानना है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आप भी प्रमोट करें और अच्छे लोगों का साथ दें। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह, चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।